प्यारे दर्शकों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर गरिमा शर्मा, डायरेक्टर ऑफ जेनेसिन ऑफ एजुकेशन इम्प्रेशन, चेयरपर्सन ऑफ यूनोया ग्लोबल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन रुड़की उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ इस स्पेशल टॉक में। आज की जो हमारी स्पेशल टॉक है उसका विषय है आरटीआई एक्ट 2005 और आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल इनवाइटी डॉक्टर विद्योत्तमा झा। डॉक्टर विद्योत्तमा झा एक लर्न एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। डॉक्टर विद्योत्तमा झा बहुत ही एक्टिव रहती हैं और वो बहुत सारे मंचों पर अपने लेक्चर्स प्रस्तुत कर चुकी हैं। डॉक्टर विद्योत्तमा झा लगातार सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं और अपने इसी तरह के लीगल एडवाइजेस देती हैं और जो बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनके बारे में आम लोगों को पता होना चाहिए, वो उनके बारे में लोगों को बताती हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। अगर हम किसी के अगेंस्ट आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो हम वो आरटीआई कैसे फाइल करें, क्या प्रोसीजर है आरटीआई फाइल करने का, और हम अपने क्वेश्चंस कैसे लिखें, किन किन इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हम अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारी आरटीआई अपील रिजेक्ट हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, या फिर अगर हमारी आरटीआई के जो आंसर है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं जब हम आरटीआई की बात करते हैं। आम लोग आरटीआई फाइल करते वक्त डरते भी हैं क्योंकि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो आरटीआई जो एक्ट है वो आम लोगों के लिए ही बनाया गया है। गवर्नमेंट ने इसे आम लोगों के लिए बनाया है ताकि बहुत सारी चीजें जो आरटीआई के दायरे में आती हैं उसकी जानकारी आम लोगों को हो सके। कुछ चीजें हैं जो आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, वो हम नहीं पूछ सकते, पर जो इंफॉर्मेशन आम लोगों को मिलनी चाहिए वो हमें जरूर पूछनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर विद्योत्तमा झा से और जानते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया इतने सेंसिटिव इशू पर। मैम, आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई एक्ट 2005 की। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो आरटीआई एक्ट है इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है मैम? The object of RTI Act or the purpose itself is to eliminate the corruption that is existing in the society. Okay. RTI Act का मतलब ये है, if I can speak in Hindi as well, Yes ma'am. दोनों बोलो? Yes ma'am, दोनों मैम। हाँ, तो RTI Act का पर्पस ही ये है कि सारी चीजें हम तक पहुंचे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि या जो हमारी अभी गवर्नमेंट है उनका हमारे लिए जो बनता है कि सिटीजन को सब कुछ पता होना चाहिए। जो ऐसे इंफॉर्मेशन है, those informations only can be kept secret or confidential, which are not supposed to be disclosed for the safety and security of the country. Otherwise, every information that is possible to disseminate to the public can be given to the public, so that public can keep a check on the government officers or the services or everything that is being done for them, through them, and for the society or the country as a whole. ओके मैम। मैम, आरटीआई में हमें किस तरह की जानकारी नहीं पूछनी चाहिए? अगर हम फाइल करते हैं आरटीआई तो किस तरह की जानकारी हमें नहीं पूछनी चाहिए? As I earlier said, I mentioned it all over again that only those information which are sensitive or which are actually concerned with the safety, security, integrity, sovereignty of the country,
वो आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारे डिफेंस के सीक्रेट्स हैं, जी। ऐसे सीक्रेट्स है, हम अगर वो सीक्रेट इस तरह से लेट आउट करेंगे तो हमें हम्म, नुकसान हो सकता है, तो जी। उसको हाइड करना है। अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल टू बी डिसमिनेटेड, दैट विच एवर थिंग इज पॉसिबल रादर, वो सब पब्लिक को बताया जाएगा। और ये आरटीआई सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए नहीं। ओके, ओके मैम। मैम, क्या हम आरटीआई जो एप्लीकेशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, या अ, किसी भी कोई भी प्राइवेट अगर पर्सन है उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं मैम? प्राइवेट बॉडीज के लिए आप फाइल कर सकते हो, और प्रोसेस है, एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है, ₹10 का। ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वैसे फिजिकली भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन अवेलेबल है। जी। आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म फिल करके कंसर्न डिपार्टमेंट में, अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने इकट्ठा किए कि नहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब अटैच करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा मैम, कभी कभी जो हम आरटीआई अगर फाइल करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, और हमें ये कह दिया जाता है कि ये थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है, हम शेयर नहीं करेंगे, और हम उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए मैम? आरटीआई के पहले तो ये देखें कि हमने क्या डिमांड किया। हो सकता है हमारा डिमांड उस जो हमने बोला है वो हमें मैंडेट के अगेंस्ट जाता हो सकता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो नहीं देना चाहते। कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं, या जो जैसे कि मैंने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो कंट्री की है वो चेक पर हो तो मना करते हैं। या कई बार एक डेफिनेट टाइम पीरियड भी होता है रिकॉर्ड को रखने का, वो क्रॉस कर गया हो तो नहीं मिलता है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी ये सारा क्राइटेरिया एक तरफ, आपका अगर आपको नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन की आपके से रिलेटेड कभी एग्जाम का रिजल्ट होता है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है। लेकिन ये भी जरूरी है, कहना चाहूंगी कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। ओके मैम, जैसे आपने कहा कि हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते, तो वो हायर अथॉरिटीज कौन सी हैं मैम? उसके बाद तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। एक तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और जो भी जब हम फाइल करते हैं ना, तो उसमें हायरार्की बनी होती है, वहां पर आप अच्छा। उनका हाँ। तो पहले तो आप नॉर्मल एक फाइल करते हो, उसके बाद उनके उनमें जो ऑफिसर्स होते हैं, हायरार्की देखते हुए आप उनके हिसाब से आप पहले पूछते हैं, फिर वहां भी नहीं जब एड्रेस होता है तो आप कोर्ट जाते हैं। और ओके। लेकिन बात ये होती है जो मैंने अभी बताया, कि अगर आपके फर्स्ट या सेकंड अपील को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अच्छा। बाद में यही प्ली दी जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं थी, इसीलिए हमने नहीं दिया, या टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका था तो इसलिए नहीं दिया। ओके मैम। मैम, क्या प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके अगेंस्ट भी हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं? हाँ, प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट कर सकते हैं। ओके, और मैम बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी इनमें शामिल है? एनी प्राइवेट बॉडी, ओके जैसे मैम। जैसे गवर्नमेंट बॉडीज वैसे ही प्राइवेट बॉडीज, इंफॉर्मेशन हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी करप्शन में आ सकता है, इसलिए। ओके। ओके मैम, अगर कोई स्टूडेंट है और वो अपनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आरटीआई फाइल करना चाहता है, और वो अपनी कॉपीज को निकलवाना चाहता है, जो उसके एग्जामिनेशन की कॉपीज हैं, तो क्या आरटीआई के थ्रू उसको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है? एग्जाम की कॉपीज नहीं निकाली जाती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हम्म। बट जो उनका एक होता है कि हाँ रीचेक करवा सकते हैं, रीवैल्यूएट करा सकते हैं, वही हो सकता है। इसमें कॉपी निकालने जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। इनकेस आपको अच्छा। लगता है तो आपको कहेंगे दोबारा एग्जाम में बैठ जाओ, वो ये नहीं कहेंगे कि आप एग्जाम के कॉपीज निकलवा के, इतना लंबा प्रोसेस में वो नहीं जाते। ओके मैम, अगर कोई पर्सन सैलरी स्लिप निकलवाना चाहे तो वो भी क्या आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसकी सैलरी स्लिप की? सैलरी स्लिप तो आपके पास, हाँ, जैसे सैलरी आती है तो उसकी सैलरी स्लिप उस इंसान को हमेशा ही मिलती रहती है, टाइम टू टाइम। तो मैम, वो बहुत सारे नहीं देते, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज नहीं देती है मैम। नहीं देती है तो आप डिमांड तो कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना, आपके पास जब अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जब आप जी। इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करते हो, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अपनी एलिजिबल
आप वही मैंने कहा जो चीजें ली जा सकती है, आप सैलरी स्लिप ली जा सकती है क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉयड हो या आपको कोई काम है कि नहीं जी मुझे उस जगह पे ये अटैच करना है, तो आप ये बताते हुए ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी। मैम जब मैम क्या आरटीआई से हम क्या सर्टिफाइड कॉपीज भी निकलवा सकते हैं? और मैम क्या डिफरेंस है जर्नल कॉपीज में और सर्टिफाइड कॉपी में, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहें? सर्टिफाइड अथॉरिटी से होती है, उसपे स्टैम्प होता है, सील होता है। जनरल कॉपीज कई बार हम जैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। तो जैसे कोई भी चीज होती है उसको एक प्रोसेस से आप जब लेते हो तो उसका तरीका होता है, उसके साथ आपके स्लिप्स होते हैं वो अटैच करते हो, या उनके प्रॉपर प्रोसीजर का कोई डॉक्यूमेंट होता है कि जी ये रिसीट है या कुछ है, वो सब होता है आपके पास। और जनरल डॉक्यूमेंट तो जैसे मैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ऑनलाइन आजकल सब कुछ निकाल लेते हैं। अगर वो इसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को मानने लग जाए तो न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और हम उसको लेकर क्लेम करते फिरेंगे, इसीलिए यस। सर्टिफाइड में और जनरल में डिफरेंस हो जाता है। तो मैम सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं हम आरटीआई के थ्रू? मंगवा सकते हैं आप आरटीआई के थ्रू वो हर चीज मंगवा सकते हैं जो जिसके लिए एक तो आपका राइट बनता है, दूसरा कि जो आपको इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। ओके। मैम अगर कोई जैसे यूजीसी इंस्पेक्शन कराती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे और इंस्टीट्यूशंस में भी, तो अगर जो इंस्पेक्शन टीम होती है, अगर उनका डाटा मांगा जाए या इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मांगी जाए, तो क्या वो आरटीआई के थ्रू हमें मिल सकती हैं? मिल सकती मिल है, सकती इंफॉर्मेशन कोई भी मिल सकती है, बस वही इंफॉर्मेशन का दायरा आपको समझना होगा। ओके मैम। और मैम अगर हम फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट मांगे कि आपके यहाँ कितनी फैकल्टी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, हमें ये सब चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी मैम? मिल जाती है, ये नॉर्मली भी मिल जाती है। अगर आप मान लो कोई आपको इवेंट करना है, जी तो आप एक जनरल इंफॉर्मेशन मांगते हो कि आपके यहाँ पे कितने लोग हैं और वो कौन कौन से क्वालिफिकेशन है, ताकि हम उनको वर्क डेलीगेट कर सकें। नॉर्मली भी ऐसा करते हैं हम लोग, तो ये बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है, तो ये आराम से दे सकते हैं। मैम एक्चुअली क्या है ना, जब इंस्पेक्शन होता है तो आपको पता है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या बॉडीज हैं, वो क्या करती हैं कि उस वक्त वो कुछ और डाटा दिखाती हैं और बाद में उनका डाटा कुछ और होता है। तो मैम मैं वही पूछ रही थी कि हमें ये मतलब आरटीआई में हमें एक्चुअल डाटा चाहिए कि क्या एक्चुअल डाटा है? आरटीआई का पर्पज तो यही है कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले। जी अब उसमें अगर कोई ऐसा आपके पास फिर प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ जो है धोखाधड़ी की है, आपको सही नहीं बताया, फ्रॉड हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके ओके। पास है, आपके पास जरा भी कोई ऐसा एक क्या कहते हैं एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस है तो फिर तो आप क्लेम कर सकते हो। ओके। अदरवाइज हमें मानना पड़ता है जो इन्फॉर्मेशन दी है, जी उसके लिए अगर हमारे पास कोई बेस नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट मानते हैं। जी जी। मैम जो भी जो आरटीआई की अगर फर्स्ट अपील, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट अपील को अगर आंसर नहीं देते तो हम सेकंड अपील डाल सकते हैं, थर्ड अपील डाल सकते हैं और हायर अथॉरिटीज़ में भी जा सकते हैं। और कभी कभी वो कहते हैं कि आप यहाँ पे खुद आके हमसे मिल लो और यहाँ पे आके डाटा चेक कर लीजिए। तो मैम ऐसे अगर हम नहीं जा सकते वहाँ पर, तो क्या वो वर्चुअली हम लोग बात नहीं कर सकते? हाँ, ऑनलाइन आप सारे इन्फॉर्मेशन 30 डेज में वैसे भी ले सकते हैं, वो आपको देने के लिए बाध्य भी हैं। उसके बाद अगर आपका 1 वीक या 10 डेज क्रॉस होता है, फिर आप उसके बाद कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आप एक्शन लें और फिर उसके बाद आपको जवाब उनको देना पड़ता है। जी। और मैम अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट आरटीआई फाइल कर सकता है या नहीं, अगर उसको कुछ शक है या उसके साथ कुछ हुआ है? कर सकता है, वो कहीं पे भी कर सकता है। और उसको पहले लेकिन हमेशा यही होता है कि आप इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करिए, आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। वो सब करने के बाद आप कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं स्टेट के, सेंटर के, उनको आप सभी इंक्वायर कर सकते हैं वहां पर। मैम एक मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने यूजीसी में एक आरटीआई फाइल की कि उसको रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको आंसर मिला कि आप इस नंबर पे बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो या आप इस वेबसाइट पर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन जब वो उस नंबर पे फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता, वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैम उस कंडीशन में क्या किया जाए? वहाँ जो एपेलेट बॉडीज है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनको वो क्वेरी कर सकते हैं, वही उसके बाद ही वो अपील वगैरह करें, तो वो दिखा सकते हैं कि वेबसाइट पे तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई नीड द इन्फॉर्मेशन, तो वो कर सकते हैं ऐसा। ओके मैम। और मैम ये हम जो जितने भी मैम स्टूडेंट हैं, अगर उसको फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो आपने बोला पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसने भी गोलमोल आंसर दे दिया और वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो फिर मैम क्या करना चाहिए हमें लास्ट में? तब अपील, पहले तो आरटीआई 30 डेज वेट, देन आपका वेट ओवर होता है तो अपील कर सकते हैं। और उसके बाद जो उसके गाइडलाइंस है, बॉडी चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे प्राइवेट बॉडी हो, क्योंकि प्राइवेट बॉडी का एक वो भी होता है, सब्सटैंशियली फंडेड हो अच्छा। सकती है गवर्नमेंट से, तो जी ये जी। चीज देखते हुए उनको उनको आंसर तो करना पड़ेगा, तो ऐसे अच्छा। ये और सकते हैं। मैम अगर वो मतलब हमारे क्वेश्चंस भी सही हैं और हमने सही इन्फॉर्मेशन मांगी है और वो फिर भी नहीं दे रहे हैं जानबूझकर, तो मैम फिर उसके बाद हम क्या क्लेम कर सकते हैं? नहीं, उसके बाद एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद आपको मानना पड़ेगा कि वो आंसर देना नहीं चाहते, अच्छा। तो इसीलिए हाँ, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, बट कोर्ट भी आपका सारा देखने के बाद, जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो ना, तभी कोर्ट जाएं, अदरवाइज अच्छा। जाने से कोई फायदा नहीं। ओके ओके मैम। ओके मैम। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छे आपने मैम क्वेरीज का आंसर दिया। और मैम बहुत सारी क्वेरीज ये आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लॉ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बर्निंग प्रोफेशनल्स हैं जो लॉ के हैं, उनकी तरफ से मैम ये सारी क्वेरी कलेक्ट की थी, क्योंकि उनको बहुत सारी क्वेरी थी, वो नहीं जानते ज़्यादातर मैम किस तरह से हम अपील कर सकते हैं। और अपील करने के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग आरटीआई मांगते हैं लेकिन उनकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर क्या करें वो, उनको नहीं समझ में आता मैम। तो मैम जी, इसीलिए मैम आपसे। आप जब भी आप आरटीआई फाइल करते हो तो अपना पहले, इसका पहला रूल तो यही है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि आप एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, या आपके पास ऐसा कोई एविडेंस हो जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको पहले अपना होमवर्क कर लेना है। अब ओके। जब अपने एंड पे रेडी होते हो ना, तो आप कोर्ट तक जा सकते हो कि हमें ओके। ये चीजें प्रॉब्लम है, हमारा क्या सॉल्यूशन है, या हम अब किस अथॉरिटी के पास जाए, हमने अपील कर लिया, नॉर्मल तरीके से पूछ लिया, अब हम कोर्ट आए हैं, अब क्या। लेकिन अगर हम जैसा होता है, अगर हम बीमार है तो दवा हमें खानी पड़ती है, तो फिर उसके बाद ही हम डॉक्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारी दवा हमें सूट नहीं करी, तो इसलिए आप तुरंत कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप प्रॉपर चैनल से होते हुए कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे ये सवाल है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, तो आप उसके लिए आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप पहले सारे जी चैनल से हो चुके हो। बस जी इतना जी। ही। थैंक यू मैम। मैम आपको और भी इस तरह की जानकारी के लिए मैं इनवाइट करती रहूँगी। एनी जी टाइम। मैम, क्योंकि मैम मैंने आपका बहुत सारे वो देखे, प्रोग्राम देखे, तो मैम आप बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत मतलब इस तरह से कि जो जिस तरह के जिस इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, आम लोगों को होनी चाहिए मैम जानकारी, तो वो नहीं है। इसलिए मैम हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आम लोगों को इस जिन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग आरटीआई अप्लाई वो अपील डाल देंगे लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं, फिर हमें समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि सही जानकारी हमें एक नहीं और मिलती। बात कहूंगी, आप जैसे हम कोर्ट जाते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो जी। वो मेरा एक जनरल सजेशन रहता है कि आप अपने लेवल पे ही सॉल्व करके देख लीजिए, ओके। क्योंकि अननेसेसरीली आपको एक्सरसाइज जो आप करोगे और कुछ होगा नहीं। कोर्ट में कई बार जो उस तरह के छोटे मामले होते हैं जो एक्चुअली कोर्ट जाने नहीं चाहिए, कोर्ट हम्म। उनको कई बार साइडलाइन भी कर देती है, पेंडेंसी में चला जाता है, तो उससे ओके। बेटर है कि हम बाहर, ये नॉर्मल एक, ये आप इसको बेशक चैनल पे मत दिखाना, लेकिन एक नॉर्मल चीज है कि ये समझने की चीज है कि हमें जाना किस चीज के लिए है। अब ओके हम ठीक कुछ है। भी उठा के चले जाएंगे तो जजेस इतना फ्री तो होते नहीं है, तो वो उतना टाइम ही नहीं देंगे, वो आपके केस को ऐसे ही डिसमिस कर देंगे, तो इसीलिए मैंने बोला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ही आप जाओ। तो जी। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम वेरी मच मैम, मैं आपको मैम इनवाइट करती रहूँगी। थैंक यू मैम। दोस्तों आपको हमारी ये स्पेशल टॉक कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं आरटीआई को लेकर, तो आप वो क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछिएगा।
मैं आपके डिस्क्रिप्शन बार में अपना ईमेल आईडी है मेरा, वहाँ पर जाकर आप हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अगले स्पेशल टॉक में हम बात करेंगे फिर किसी सेंसिटिव मुद्दे पर और किसी स्पेशल इनवाइट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप इस काम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.